देश की मोस्ट पावरफुल लिस्ट में आज दूसरे स्थान पर हैं और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार। चाहे मुद्दा बड़ा हो या छोटा, प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से राय जरूर लेते हैं। बीजेपी की इसी शाह की कमान में पार्टी 5 राज्यों में बेहद अहम चुनाव लड़ रही है। उनकी यही चुनावी रणनीति पार्टी को 2019 के आम चुनाव तक ले जाने वाली है। 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी आज से भी अधिक बहुमत के साथ जीते। आखिर अमित शाह यूपी, पंजाब और गोवा की गर्माती चुनावी सियासत में अपने पार्टी को कितने नंबर देते हैं? आखिर वो यूपी की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की चुनौती से कैसे निपटेंगे? क्या उन्हें लगता है कि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के आगे बीजेपी कोई करिश्मा दिखा सकेगी? क्या चुनाव के नतीजे दरअसल नोटबंदी पर जनता का फैसला होगा? इन सारे सवालों पर मैंने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से करीब घंटे भर तक बेबाक बातचीत की। उत्तर प्रदेश के चुनाव मैदान में उतरने से पहले शाह का ये बेहद अहम इंटरव्यू है। वो चुनाव जो कि एक मिनी नेशनल इलेक्शन के रूप में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के साथ 5 राज्यों में चुनाव का बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी बहुत जोर शोर से मैदान में उतर चुकी है। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह। अमित जी, आपको नेटवर्क 18 को इंटरव्यू देने का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे 23 चैनलों के माध्यम से आप 25 करोड़ भारतीयों तक पहुंच सकते हैं। आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। माहौल कुछ चुनावों का है, तो पहला सवाल उत्तर प्रदेश के चुनाव पर होगा। आज आपने वहाँ मैनिफेस्टो भी रिलीज़ किया है। आपके मैनिफेस्टो में ऐसा क्या है जो और पार्टियों में नहीं है? 2-3 अहम मुद्दे जो सिर्फ आपके वहाँ पाए जा रहे हैं। देखिए, मैनिफेस्टो के प्रियम्बल में हमने ठीक से समझाने का प्रयास किया है कि गत 15 सालों में उत्तर प्रदेश में सपा बसपा सपा सरकारें जो बनी, उसके कारण उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ गया है। 15 सालों के देश भर के राज्यों के विकास का अगर तुलनात्मक अभ्यास करते हैं तो ये नज़र में आता है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की संभावनाएं उपलब्ध है, उससे बहुत कम विकास हुआ है। गवर्नेंस की दृष्टि से, एडमिनिस्ट्रेशन को चुस्त दुरुस्त करने की दृष्टि से, लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से, और विशेषकर कृषि विकास और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, रोजगारी के क्षेत्र में बहुत कम काम हुआ है। इसके कारण यूपी आज पिछड़ा हुआ है। तो हमने प्रयास किया है कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए एक साथ सभी क्षेत्रों को, जिसके पर एक बुलंद इमारत की नींव रखी जाए, आगे पर बुलंद इमारत बनाई जा सके। और हमारा ये प्रयास है कि 5 ही साल में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनती है, तो 5 ही साल में हमने 15 साल का जो पिछड़ापन है विकास की दृष्टि से, उसको छलांग लगाकर देश के बाकी के राज्यों के साथ हमने खड़ा करने का प्रयास किया है। तो इसमें आपने किसान का कर्जा माफ़ करने की बात की है, आसान लोन की बात की है, स्वास्थ्य सुरक्षा और शिक्षा की बात की है, लैपटॉप भी आप फ्री में देने की बात कर रहे हैं, और सबसे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, उस पर भी आपने जोर दिया है। देखिए, आपको सिर्फ किसान का कर्जा माफ़ किया या 0% इंटरेस्ट से हम लोन देंगे, इसी को नहीं देखना चाहिए। इसके साथ साथ उसके धान की खरीदी की व्यवस्था का भी हमने वचन दिया है। इसके साथ साथ हर सब्जी मंडी और हर अनाज मंडी का कंप्यूटराइजेशन कर ई मंडी बनाकर उसको अच्छे दाम मिले, उसकी व्यवस्था की भी बात की है। इसके साथ साथ हमने हर किसान को 3 साल के अंदर एक सॉइल हेल्थ कार्ड देने का प्रयास करने की भी बात करिए, जिसके माध्यम से किसान को मालूम पड़ेगा कि उसके खेत की मिट्टी कैसी है, कौन सा खाद चाहिए, कौन सा बीज चाहिए, कितना पानी चाहिए, कौन से पेस्टिसाइड्स चाहिए। और ये सब के आधार पर किसान अपनी पैदाश को, अपने उत्पादन को बढ़ा पाए और कृषि विकास दर में उत्तर प्रदेश जो बहुत पिछड़ा है वो मेकअप कर पाए। ये 0% इंटरेस्ट पर लोन ये कई राज्यों ने प्रयोग किए हैं, और किसानों का कर्जा का जो माफ़ी की बात है, वो दोनों किसान को अगर ये सब चीज़ों का फायदा उठाकर उत्पादन बढ़ाना है, तो अभी तो वो गड्ढे में है।
तो गड्ढे में से बाहर लाने के लिए एक प्लेटफॉर्म देने की कवायद है। इसको आपने इसी नजरिए से देखना चाहिए। इन सब तमाम बातों के अलावा आपने राम मंदिर की बात की है, कैराना के मामले की बात की है, काउ स्लॉटर पर रोक लगाने की बात की है, कहीं पे हेलीकॉप्टर सर्विसेज की बात भी की है, तो वो हिंदू स्थलों पे है। तो क्या ये रिटर्न टू सॉफ्ट हिंदुत्व भी है आपकी तरफ से? देखिए, कत्ल खानों के पर, यांत्रिक कत्ल खानों के ऊपर जो रोक लगाने की बात है, इसको इस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। आप पश्चिमी यूपी में, पूर्वी यूपी में, अवध में, रुहेलखंड में कहीं भी प्रवास करिए, कत्ल खानों के कारण सारे पशु, दूध देने वाले पशु समाप्त हो गए हैं। कभी भी अकाल पड़ता है, बाढ़ आती है, कोई खराब मौसम आ जाता है, किसान दिन ब दिन निर्धन होता जा रहा है। अगर उसके पास में दूध देने वाले 3-4 पशु है तो अपनी आजीविका ठीक से दूध उत्पादन के हिसाब से कर सकता है। और अपार संभावनाएं उत्तर प्रदेश में दूध उत्पादन की पड़ी है। मैं ऐसे प्रदेश से आता हूं जहां पर बारिश उत्तर प्रदेश की तुलना में कम भी होती है और पानी की उपलब्धि भी कम है, मगर वहां पर दूध उत्पादन के रिकॉर्ड सर्जित किए गए हैं, तो डेयरियों के माध्यम से और पशुधन के माध्यम से। तो हमारा ये प्रयास है पशुधन को बचाया जाए। पशुधन को अवैध तरीके से उठाकर ले जाते हैं, कत्लखानों में काट डालते हैं, और किसान की प्राथमिकी भी दर्ज नहीं होती, एफआईआर भी दर्ज नहीं होती। और इसके साथ साथ पशुधन जो किसान बचाएगा वो क्या करेगा? तो हर 4 जिले के बीच में एक डेयरी बनाने का भी हमने प्रावधान किया है, जिसके तहत किसान को अपने दूध के दाम उचित रूप से मिल पाएंगे और वैल्यू एडिशन के माध्यम से वो अपनी निर्धनता को समाप्त कर पाएगा। कुछ इन मुद्दों पर लौटकर हम वापस आएंगे। पहला मेरा अहम सवाल यह है कि आप चुनाव में भाजपा को कितनी सीट देते हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, अभी पूरे उत्तर प्रदेश का आकलन करना जल्दबाजी होगी, मगर मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि प्रथम और द्वितीय चरण के चुनाव में 135 में से हम 90 सीटें जीतने जा रहे हैं। तो इसका मतलब आप 2/3 बहुमत की ओर निश्चित 2/3 बहुमत से हम आगे निकलेंगे। तो आपकी लड़ाई सबसे ज्यादा किससे है? समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन से या मायावती जी से? सपा कांग्रेस गठबंधन से। तो सपा कांग्रेस गठबंधन, आपको ये नहीं लगता कि मुसलमान वोट उधर कंसोलिडेट हो सकता है, यादव वोट उनके साथ है, और हो सकता है थोड़े बहुत अपर कास्ट वोट्स भी उधर आ जाएं और मिलजुल कर आपको एक कड़ी चुनौती का सामना करना पड़े? देखिए, कागज पर इस प्रकार की गिनती करना बहुत सरल है। जब मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करता हूं तो हर बच्ची उत्तर प्रदेश की परेशान है, चाहे वो यादव की हो चाहे और किसी की हो। गरीबों पर प्रताड़ना ज्यादा होती है, वो वास्तविकता है। पिछड़े, अति पिछड़े ज्यादा परेशान हैं, शहरों में ज्यादा परेशानी है, मगर पलायन जो करना पड़ता है तो सबको करना पड़ता है। कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक नहीं होती है तो सबकी दिक्कत आती है। बुलंदशहर हाईवे पर अगर रेप हो जाता है माँ और बेटी के साथ, इस प्रकार का शासन अगर है तो ये सबकी परेशानी है। मथुरा के हार्ट में, जवाहर बाग में 3 साल से रामवृक्ष यादव सरकारी जमीन का अवैध कब्जा लेकर बैठे हैं, और जब पुलिस जाती है तो सामने से गोली चलाकर पुलिसों को मार डालते हैं। ये स्थिति कोई यूपी वासी को पसंद नहीं है, किसी लॉ ओबीडियंट सिटीजन को पसंद नहीं है। मैं मानता हूं मैंडेट इस पर आने वाला है, और अगर अखिलेश जी ऐसा समझते हैं कि थोड़ा बहुत फैमिली ड्रामा कर लेंगे और गठबंधन कर लेंगे और लोगों की आंख में धूल चौंकेंगे, ये चुनावी मुद्दे हट जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आज भी कानून और व्यवस्था मुद्दा है, आज भी पश्चिम में जो पलायन हो रहा है वो मुद्दा है, आज भी पशुओं की उठांतरी, मतलब उसको उठाकर मार डालना, ये मुद्दा है, आज भी महिलाओं की सुरक्षा मुद्दा है, आज भी अवैध जमीन के कब्जे मुद्दा है। आप कुछ भी कर लो, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आप बार बार फैमिली ड्रामा की बात कर रहे हैं, कि आपको लगता है स्टेज फैमिली ड्रामा था? देखिए, स्टेज था या नहीं था वो उन पर ही छोड़ दीजिए, मगर कोई ऐसा सोचता है कि फैमिली ड्रामा के कारण वो बच जाएंगे सारे आरोपों से, तो इसके साथ मैं सहमत नहीं हूँ। उत्तर प्रदेश की जनता को सब 5 साल तक जो हुआ है उसका पल पल याद है, और दिल में संजोकर मतदान के दिन वो फैसला करने वाली। अमित जी, कहा जा रहा है कि आने वाले स्टेट इलेक्शंस मोदी जी की नोटबंदी पर एक रेफरेंडम है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, कहना ठीक नहीं होगा कि रेफरेंडम नोटबंदी पर होगा, क्योंकि यूपी में इतने सारे एंटी इनकम्बेंसी के मुद्दे हैं। खनन माफिया बेफाम होकर भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं,
रोड बनता है तो नेशनल हाईवे प्रति किलोमीटर 18 करोड़ करता है, तो वहाँ 31 करोड़ का टेंडर निकलता है। तो जनता जानना चाहती है भाई कि 13 करोड़ कहाँ गए। 4 धाम का सीमेंट कंक्रीट के रोड से महंगा रोड अगर आप बनाते हो तो पैसा कहाँ जा रहा है, ये जनता जानना चाहती है। और फिर भी नोटबंदी पर अगर रेफरेंडम विपक्ष करना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी तैयार है। नोटबंदी के मुद्दे पर यूपी की जनता इंटैक्ट भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर मोहर लगाए। तो आपको लगता है नोटबंदी के इससे बहुत आपको फायदा होगा यूपी के चुनाव में? निश्चित रूप से फायदा होगा। बड़े इकोनॉमिस्ट का मानना है कि नोटबंदी से थोड़ा इकोनॉमी स्लो ग्रो करेगी। बड़े इकोनॉमिस्ट का मानना है हो सकता है कि एक आध क्वार्टर ऐसा दिखे, अभी तो नहीं दिखता है जी। अभी तो जो नतीजे आ अभी रहे तो हैं 7+% आ ही रहे। वेट की इनकम भी कम नहीं हुई है, राजस्व भी कम नहीं हुआ है, कुछ कम नहीं हुआ है, अभी तो नहीं दिखाई पड़ता है। मगर आप मान लो राहुल जी, एक आध क्वार्टर होता भी है तो आप ये कल्पना कर सकते हो कि सिस्टम के अंदर 8 लाख करोड़ रुपया ज्यादा आने का मतलब क्या है। 8 लाख करोड़ रुपया जो बाहर पड़ा था, जो देश के विकास के काम में नहीं आता था, जो काले धन के रूप में सबके घरों में पड़ा था, तहखानों में पड़ा था, तिजोरियों में पड़ा था, वो आज सिस्टम के अंदर है। मैं मानता हूं इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। आपको क्या लगता है कि नोटबंदी ब्लैक मनी को कर्ब करने में कामयाब रहा है? देखिए, अगर इतने बड़े ऐतिहासिक और इतने बड़े कदम का एनालिसिस कोई 3 महीनों में करना चाहता है तो मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। ये बहुत बड़ी एक रणनीति का एक हिस्सा है ब्लैक मनी के खिलाफ हमारी लड़ाई। ये हमने जिस दिन शपथ ली थी उसके बाद तुरंत शुरू हुई। पहली ही कैबिनेट का पहला प्रस्ताव था ब्लैक मनी के लिए, जो एसआईटी 1.5 साल से सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने जो ऑर्डर देकर रखा था, वो ऑर्डर की पालना नहीं होती थी। हमने पहले ही कैबिनेट का पहला प्रस्ताव एसआईटी की पालना कर करा था और तब से लेके नोटबंदी तक ढेर सारे 29 से ज्यादा कदम उठाए जिससे काले धन पर कड़ा प्रहार करता है, किया है, देश में और विदेश में दोनों जगह पे। मगर नोटबंदी के 3 महीने में अगर कोई एक पूछता है कि भाई इससे काला धन समाप्त हो गया क्या, तो मुझे लगता है उसने अर्थतंत्र के सिद्धांतों का थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि काफ़ी सारा पैसा जो है वापस सिस्टम में आ गया है, इसलिए लोगों का मानना यह है कि काफ़ी पूंजीपति लोग इस बार भी धूल झोंक कर आगे निकल गए। क्या आने वाले समय में आप इन लोगों पर रेट डलवा कर इनके ऊपर कोई कड़ा कदम उठाएंगे? देखिए, ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि बैंक में जो पैसा आया है वाइट हो गया है। 2.5 लाख से ज़्यादा जिसने पैसा बैंक में भरा है, पुराने नोट जिसने डाले हैं, वो सभी की एक सूची बनी है और बहुत सारी एजेंसियां वो सूचियों पर काम कर रही हैं और सरकार कठोर कानून लेकर भी आई है और एक उनको मौका देने का कानून लेकर भी आई है। मगर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि किसी का भी काला धन बैंक में डालने से सफेद नहीं होगा, कानूनन नहीं होगा। बहुत सारी एजेंसियां इस पर काम कर रही है और मुझे भरोसा है कि ये जो पैसा सिस्टम में आया है वो गरीब कल्याण के लिए काम में आएगा। ये जो पैसा सिस्टम में आया है, जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, जिसके घर में शौचालय नहीं है, जिसके पास रहने का घर नहीं है, जिसके घर में लाइट नहीं है, जिसके घर में शुद्ध पीने का पानी नहीं है, उसके कल्याण के लिए ही ये पैसा आएगा। अब तक ये पैसा नेताओं के, धनपतियों के तहखाने में बंद था, आज कम से कम बैंक में आया है। तो इसको आप किसी तरीके से गरीबों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे? नहीं, इसकी योजनाएं भी बनी है, इसकी योजनाएं भी शुरू हुई है और इसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए कैबिनेट एक के बाद एक रेजोल्यूशन भी पारित कर रही है। मोदी सरकार का एक और बहुत बड़ा कदम था पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स। क्या भारत का रवैया पाकिस्तान की ओर और कठोर रहेगा और कड़ा रहेगा और आने वाले समय में इसी तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा? देखिए, भारत का रवैया पाकिस्तान के प्रति कैसा रहेगा ये पाकिस्तान पर निर्भर करता है। हम चाहते हैं सबसे अच्छे रिश्ते रखना, पड़ोसियों के साथ शांति हमारी प्राथमिकता है। मगर हमारी ये भावना को कोई हमारा निर्बलता समझता है तो मैं मानता हूं कि ये भूल हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। सीमाओं की सुरक्षा और जवानों के जान के साथ कोई खिलवाड़ सहन नहीं किया जाएगा, ये सबने समझना पड़ेगा। हमने जो एक कदम उठाया है, ये दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति
और सेना के शौर्य का सम्मिश्रण है और इसके कारण पूरे विश्व में भारत को देखने का नजरिया बदला है और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में इससे फायदा ही होगा। और आने वाले चुनाव में इसका पॉजिटिव असर होगा, तो जनता आपके साथ है इसमें? देखिए, जनता पूरे देश की जनता कुछ नेता छोड़कर साथ है। आपने राहुल जी का स्टेटमेंट पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि जवानों के खून की दलाली बंद करिए। अब इस प्रकार के स्टेटमेंट देकर क्या कहना चाहते हैं, मेरी तो आज भी समझ में नहीं आता। केंद्र में आज आपकी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है। अगर आप उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनाएंगे तो राम मंदिर की तरफ आपका क्या रवैया रहेगा? देखिए, राम मंदिर के बारे में हमारा बहुत स्पष्ट रुख है कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत राम मंदिर निर्माण का मार्ग तराशा जाएगा। या तो आपसी बातचीत से हो सकता है या तो कोर्ट के ऑर्डर से हो सकता है। कोर्ट में केस लंबित है और अभी ही कुछ दिन पहले इसका एक डेट था गया है। जब भी कोर्ट में केस आएगा सरकार अपना पक्ष रखेगी, बाकी सारी पार्टियां भी अपना पक्ष रखेगी। पर आप प्रतिबद्ध हैं इसको, राम मंदिर को बनाने के लिए? आपकी सरकार कमिटेड है इसके लिए? निश्चित रूप से कमिटेड है। संवैधानिक मर्यादा के अंदर रास्ता निकालकर राम मंदिर के निर्माण करने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। 2014 में जब उत्तर प्रदेश में आपको 71 सीट की सीट यहाँ से मिली थी तो लोग इसका दो कारण मानते थे। 73 तो दो कारण मानते थे, एक तो मोदी जी की लहर और दूसरी आपका माइडस टच। तो लगता है इस बार भी ये काम करेगा, ये दोनों? देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के 2014 के चुनाव को उस वक्त पूरे देश की इच्छा थी कि एक मजबूत नेता इस देश का नेतृत्व करें और भारतीय जनता पार्टी ने उचित ही निर्णय किया था कि नरेंद्र मोदी जी को चुनाव के पहले ही पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी के रूप में घोषित किया था। तो हम प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़े थे। पूरे देश भर में जिस तरह से लहर थी उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर भी थी और उत्तर प्रदेश के करोड़ों कार्यकर्ताओं का मैं आज भी बहुत ऋणी हूँ पार्टी अध्यक्ष के नाते कि उन्होंने दिन रात परिश्रम कर वो लहर को वोट में तब्दील किया, वो लहर को सुनामी में तब्दील किया और 80 में से 73 सीट भारतीय जनता पार्टी को दिलाने का काम किया। और आज उसी के कारण उत्तर प्रदेश की जनता के उस फैसले के ही कारण हम पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। इस बार भी पूरे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की अव्यवस्था है, सपा बसपा सपा का जो क्रम चला है, जनता त्राहिमाम है। 15 साल से कहीं विकास नहीं हुआ है, 15 साल से भ्रष्टाचार चल रहा है, 15 साल से कानून और व्यवस्था ध्वस्त है, 15 साल से पलायन हो रहा है। बच्चे नौकरी के लिए मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली में आते हैं। माँ बाप वहाँ पर है, युवा पत्नी वहाँ पर है, बच्चा यहाँ पर नौकरी की तलाश में है। उत्तर प्रदेश के पास सब कुछ है। 50 फुट नीचे पानी है, किलोमीटरों तक लेवल लैंड है, फर्टाइल लैंड है, माँ गंगा और जमुना की कृपा है, पानी का कोई किल्लत नहीं है। मगर मेहनत कश युवा, मेधावी युवा, लर्नेड युवा, मगर अव्यवस्था के कारण उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो पाया। बिहार चुनाव के समय में मोहन भागवत जी ने रिजर्वेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई और उसका खामियां पार्टी को भुगतना पड़ा। इस बार भी मनमोहन वैद्या जी ने कुछ इस तरह की बात जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में की थी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि रिजर्वेशन के बारे में आपका क्या मत है? देखिए, उस वक्त भी मोहन जी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, ना मनमोहन जी ने इस बार बयान दिया है। मनमोहन जी को जो सवाल पूछा गया था वो रिलीजियस रिजर्वेशन के लिए पूछा गया सवाल था, मगर किसी ने सवाल निकाल दिया, जवाब दिखा दिया और ये पूरा बवंडर हुआ है। दूसरे दिन उन्होंने स्पष्टता कर दी, पूरा वीडियो भी बाद में उसका वायरल हुआ कि सवाल क्या था। सवाल सच्चर कमेटी के अंदर जो रिलीजियस रिजर्वेशन की बात हुई थी वो था। संघ का भी स्पष्ट मत है, संघ ने रिजॉल्व किया है कि आज ऐसी स्थिति नहीं है कि आज की आरक्षण की व्यवस्था उसको बदला जा सके। इस पर अभी कोई पुनर्विचार करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का भी स्पष्ट स्टैंड है कि संविधान सम्मत जो आरक्षण की व्यवस्था देश में आज चल रही है, इंदिरा साहनी की कैब के साथ जो व्यवस्था चली है एसटी, एससी और ओबीसी की, वो व्यवस्था चलनी चाहिए। अभी बहुत दूर जाना है। मगर अब जब आपने सवाल पूछा ही है
तो मैं आपकी चैनल के माध्यम से सपा, बसपा और कांग्रेस को सवाल पूछना चाहता हूं कि वो लोग माइनॉरिटी के लिए रिजर्वेशन की जो बात करते हैं वो कहां से लाएंगे? सर्वोच्च अदालत ने 50% का एक कैप बना दिया है। इसके बाद में अब आप रिजर्वेशन बढ़ा नहीं सकते हो। 50% बहुत सारे राज्यों में पूरा का पूरा बढ़ चुका है, SC, ST और OBC के तहत। अगर आप माइनॉरिटी को रिजर्वेशन देना चाहते हो तो SC का लोगे, ST का लोगे या OBC का लोगे। तो आरक्षण का विरोध हम नहीं कर रहे हैं। दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण का विरोध भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण को कटौती करने की बात वो लोग कर रहे हैं जो रिलीजियस बेस पर रिजर्वेशन देने की बात करते हैं। और उन्होंने स्पष्टता के साथ यूपी की जनता के सामने कहना चाहिए कि आप रिलीजियस रिजर्वेशन चाहते हो या नहीं चाहते हो, और अगर चाहते हो तो किसका काट कर देना चाहते हो। ये बात कांग्रेस, सपा, बसपा तीनों ने स्पष्ट कर देनी चाहिए। हमने स्पष्ट कर दी है, हम रिलीजियस रिजर्वेशन के पक्ष में नहीं है। रिजर्वेशन का आधार, आरक्षण का आधार धार्मिक नहीं हो सकता है। संविधान इसके लिए सहमत नहीं है। तो ये व्यवस्था अभी जो है उसको बनाए रखनी चाहिए। आपने पिछले कई स्टेट इलेक्शन लड़े जहां पर कोई मुख्यमंत्री फेस आपके पास नहीं था। असम में था, वहां उसका आपको थोड़ा बहुत लाभ भी मिला। उत्तर प्रदेश में आपने कोई फेस को आगे क्यों नहीं किया? देखिए, हमारी पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला है, मगर मैं आपको बता दूं, हमने महाराष्ट्र में भी आगे नहीं किया था, हम जीते। हरियाणा में भी आगे नहीं किया था, हम जीते। झारखंड में भी आगे नहीं किया था, हम जीते। तो कई जगह पे चुनाव भारतीय जनता पार्टी ऐसे जीती है जहां मुख्यमंत्री का चेहरा आगे नहीं किया है। और अभी हमारा जो भी चेहरा होगा ये चेहरों से अच्छा होगा, ये निश्चित है, क्योंकि जनता इन चेहरों को पहचान चुकी है। प्रधानमंत्री जी ने ट्रिपल तलाक का विरोध किया था, आपके मैनिफेस्टो में भी आज उसका कुछ मेंशन है। आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हम बहुत स्पष्टता से मानते हैं कि संविधान के तहत इस देश की हर महिला को अपने अधिकार मिलने चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में रिव्यू कर रही है तो हम सुनिश्चित रूप से मानते हैं कि मुस्लिम महिलाओं का भी अधिकार है कि उनको अपने अधिकार संविधान ने जो सारी महिलाओं को दिए हैं वो मिलने चाहिए। ट्रिपल तलाक की जो व्यवस्था है वो मुस्लिम महिलाओं के अधिकार का हनन करती है। प्रधानमंत्री मोदी जी की पॉपुलैरिटी के बावजूद बिहार और दिल्ली में आपको करारी हार का सामना करना पड़ा। वहाँ की कुछ गलतियाँ जिससे आप कुछ सीखे हो जो यहाँ नहीं करेंगे? नहीं, हमारी पार्टी ने दोनों हारों के लिए एक कमेटी बनाई थी, इसकी रिपोर्ट भी आई है, मगर उसकी सार्वजनिक चर्चा करना ठीक नहीं है। मगर मैं एक बात निश्चित कहना चाहूँगा कि एक विशिष्ट राजनीतिक परिस्थिति दोनों राज्यों में थी, और उसके बाद में हम आसाम का भी चुनाव जीते हैं। देश भर में जितने स्थानीय इकाई के चुनाव हुए सबके सब जीते हैं। उपचुनाव हुआ, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी का काम था हम बढ़े हैं। केरल में हम बढ़े, बंगाल में हम बढ़े हैं, आसाम में सरकार बनाई है। सब जगह देश में मोदी जी के नेतृत्व की स्वीकृति आई है। भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी इस बार कुछ लोगों को जोड़ने की भी रही है तो कुछ और पार्टियों से लोगों को तोड़ने की भी रही है। इस बार आपने काफ़ी अग्रेसिवली स्टेट से ऑपोजिशन लीडर्स को तोड़कर अपने पार्टी में मिलाया, इसका क्या? देखिए, जोड़ना और तोड़ना दोनों शब्द इस घटना के लिए ठीक नहीं है। ये माइग्रेशन है। जिस प्रकार की परिवारवाद की राजनीति चल रही है, जिस प्रकार की जातिवादी राजनीति चल रही है, और बसपा का जिस तरह से लूट खसोट का कारोबार चल रहा है, इससे त्रस्त होकर लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर माइग्रेट कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि समाज की सज्जन शक्ति का कंसोलिडेशन भारतीय जनता पार्टी ने करना चाहिए। अगर समाज की सज्जन शक्ति का कंसोलिडेशन भारतीय जनता पार्टी की ओर होता है तो देश का भला होगा, उत्तर प्रदेश का भला होगा। और उत्तर प्रदेश के चुनाव को आप उत्तर प्रदेश के साथ जोड़कर मत देखिए। अगर देश को डबल डिजिट ग्रोथ रेट में जाना है तो इसके लिए निहायत जरूरी है कि उत्तर प्रदेश भी डबल डिजिट ग्रोथ रेट में जाए। जब तक उत्तर प्रदेश डबल डिजिट ग्रोथ रेट में नहीं जाता है, देश डबल डिजिट ग्रोथ रेट में नहीं जा सकता। पशुधन हर रोज मारा जाता हो, किसान की कोई केयर न हो, स्वास्थ्य सेवाएं निरस्त हो, खस्ता हाल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, युवाओं के लिए रोजगार ना हो, महिलाओं की सुरक्षा ना हो, वृद्धों का सम्मान न हो, सिर्फ जातिवादी राजनीति, वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति
और करप्शन के आधार पर अपना रुतबा बनाए रखने की रणनीति, ये उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकती। अभी आपने परिवारवाद की बात करी। मोदी जी ने भी इस बार अपील की थी आपके वरिष्ठ नेताओं से कि अपने बच्चों के लिए टिकट न मांगे, अपने रिश्तेदारों के लिए टिकट न मांगे। उसके बाद भी आप लोगों को काफ़ी टिकट बांटने पड़े। देखिए राहुल जी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, हम जिस परिवारवाद की बात करते हैं इसकी मैं व्याख्या करना चाहता हूं। मुलायम सिंह जी के बाद अखिलेश बाकी सारे नेताओं को दरकिनार कर मुख्यमंत्री बनते हैं, ये परिवारवाद है। फारूक अब्दुल्ला जी के बाद इनके बेटे मुख्यमंत्री बनते हैं, ये परिवारवाद है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, बीच में सोनिया गांधी, थ्रू मनमोहन सिंह, ये परिवारवाद है। किसी नेता का बच्चा चुनाव लड़ता है और एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा, सालों तक काम करेगा, मगर चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकेगा अगर मेरिट नहीं है, तो ये भारतीय जनता पार्टी में ये देखने को मिलता है। आप परिवारवाद की व्याख्या इतनी सरल मत कर दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, देश में कोई कंफ्यूजन नहीं है। राहुल गांधी जी को अगर बेटा आता है या बेटी आती है तो अगला कांग्रेस अध्यक्ष कौन होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप बता सकते हो भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा? नहीं बता सकते हो। ये अंतर है परिवारवाद का भाजपा और बाकी परिवारवादी पार्टियों के बीच में। एक आदमी गरीब घर से उठकर देश का प्रधानमंत्री बन जाए, मेरे जैसा एक बूथ पर काम करने वाला कार्यकर्ता, वॉल पेंटिंग करने वाला कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, इस पार्टी में कभी परिवारवाद नहीं आ सकता। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है वैसे वैसे कुछ नेता कम्युनल स्टेटमेंट्स देने लगे हैं, जिससे कि कम्युनल पोलराइजेशन की बू आती है। ऐसे नेताओं से आपकी क्या वो रहेगी इस बार? मोदी जी ने पहले भी इनको काफ़ी चेतावनी दी है। देखिए, आप इस चीज को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़कर मत देखिए। उत्तर प्रदेश की एक विशेष प्रकार की परिस्थिति है, बहुत बड़ा आक्रोश है। जिस प्रकार से वोट बैंक की राजनीति हुई, जिस प्रकार के तुष्टीकरण की राजनीति हुई, इसके खिलाफ कोई अगर बोलता है तो वो जनता की आवाज उठाता है। मगर कम्युनल प्रचार नहीं करना चाहिए, कम्युनल चीजों को एजेंडा नहीं बनाना चाहिए, ये हम मानते हैं। मगर हम यांत्रिक कत्लखानों पर रोक लगाते हैं। इसको अगर कोई कम्युनल कहता है तो ये किसानों के भले के लिए उठाया गया कदम है। पश्चिम में जो पलायन होता है उसके लिए हम टास्क फोर्स बनाते हैं। इसको अगर कोई कम्युनल कदम कहता है तो ये पश्चिम के नागरिकों का अधिकार, संवैधानिक अधिकार हम उनको दे रहे हैं। बच्चियों को प्रताड़ना कर रहे हैं, जिसके कारण बच्चियों को माँ बाप कॉलेज में नहीं भेजते। इसके खिलाफ अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एंटी रोमियो स्क्वाड बनाती है, हमने वचन दिया है इसमें कि एंटी रोमियो स्क्वाड बनाए जाएंगे जो इस प्रकार की प्रताड़ना से छात्राओं को बचाएंगे, तो ये कम्युनल बात नहीं है। ये वो छात्रा का अधिकार है, अपनी शिक्षा अपने शहर में रहकर, अपने गांव में रहकर पूर्ण करे, और वो दिलाने का प्रयास है। इस तरह से सरलता से किसी भी चीज की डेफिनेशन करना ठीक नहीं है। पश्चिम उत्तर प्रदेश आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे जो पलायन हुआ है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? बेशक सपा बसपा के तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण। अगर कानून का राज होता, संविधान के तहत थाने काम करते होते, संविधान के मार्गदर्शन में पुलिस काम करती होती, तो ये कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। मगर ये हुआ इसलिए कि वोट बैंक को मजबूत करने के लिए पुलिस को सूचनाएं दे दी, जाति देखकर, धर्म देखकर प्राथमिकी दर्ज करना, एफआईआर दर्ज करना, ये कहाँ का संविधान है? इसको रोकना चाहिए। अगर आप सरकार बनाएंगे तो क्या कदम उठाएंगे? निश्चित रूप से हमने पहले भी उठाए थे। जब हमारी सरकार थी, कल्याण सिंह की सरकार थी, राजनाथ सिंह जी की सरकार थी, तब हमने कदम उठाए थे और चीजें रुकी थी। देश भर में हमारी 14 सरकारें, कहीं पलायन नहीं हो रहा है, इधर और साइड पर नहीं हो रहा है। संविधान के तहत लॉ एंड ऑर्डर संभालना चाहिए, यही काम पुलिस फोर्स का होता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान की फसल की बकाया धनराशि एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आपकी पार्टी सरकार में आई तो इसका क्या करेगी? देखिए राहुल जी, गन्ना किसानों की समस्या को बहुत लंबे अरसे से इस देश में किसी सरकार ने एड्रेस नहीं किया। जब से नरेंद्र मोदी सरकार बनी है, हमने गन्ना किसानों के हित के लिए काम करना शुरू किया। सबसे पहले इथेनॉल की खपत बढ़ा दी, जिसके कारण गन्ने का दाम उनको ठीक मिल पाए। इम्पोर्ट रॉ शुगर का बंद कर दिया, जिसके कारण उनको शुगर का दाम ठीक मिल पाए।
और एक्सपोर्ट पर सब्सिडी देना शुरू किया, जिसके कारण उनके दाम ठीक मिल पाए। इसके बाद भी गन्ना किसानों को भुगतान नहीं होता था। हमने बहुत सारा भुगतान किया है। हमने आज हमारे चुनावी घोषणा पत्र के अंदर ये 2 बातें कही हैं कि 6,000 करोड़ का बकाया जो यूपी के गन्ना किसानों का बाकी है, वो सारा का सारा बैंक, कलेक्टर और चीनी मिलों के साथ बैठकर हम 120 दिन में इसका निपटारा करेंगे। और दूसरा, एक ऐसी यंत्रणा बनाएंगे जिससे आने वाले दिनों में गन्ना किसान जब अपना गन्ना चीनी मिल में डालेगा, उसी दिन 14 दिन की डिफरेंस डेट का चेक उनको मिल जाएगा और 14 दिन के बाद उनको उनका पेमेंट मिल जाएगा। मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा कदम है। 70 साल की आज़ादी के बाद गन्ना किसानों के लिए किसी सरकार ने नहीं किया है। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के बाद 14 दिन के अंदर हर गन्ना किसान को ये सहायता देंगे। उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को इम्प्रूव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और क्या करेगी? देखिए, सिर्फ नोएडा और बुंदेलखंड और रॉबर्ट्सगंज में जो खदानों में चोरी होती, 2 ही कर दो तो उत्तर प्रदेश का बजट डबल हो जाता है। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, वहां हमने कर दिखाया है। सिर्फ नोएडा के अंदर प्रामाणिक अधिकारियों को फ्री हैंड दिया जाए और बुंदेलखंड और रॉबर्ट्सगंज, मिर्जापुर के खनन के जो चोरी हो रही है उसको रोक दिया जाए, उत्तर प्रदेश का बजट डबल हो सकता है। मगर ये जो सरकारें आती हैं, लूट खसोट करती है, इसके कारण ये नहीं हुआ है। मैं आपको बताता हूं, अभी भले ही अखिलेश को लगे, अखिलेश जी मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का एजेंडा, भ्रष्टाचार का एजेंडा, खनन माफियाओं का एजेंडा, पलायन का एजेंडा, जमीन कब्जा का एजेंडा, बलात्कार, स्त्री रक्षा का एजेंडा, महिला सुरक्षा का एजेंडा, ये सारे एजेंडा उनके फैमिली ड्रामा के पीछे छुप गए हैं, उनके एक अलायंस के पीछे छुप गए। तो मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता को वो जानते नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन के लिए कटिबद्ध है। हमने परिवर्तन यात्रा के माध्यम से 5,000 से ज़्यादा सभाएं की है। 192 दिन तक 16,000 किलोमीटर हमारे रथ पूरे उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में गए हैं। हर जगह पे हमने लोगों की आंख में मोदी जी के लिए आशा देखी है, लोगों की आंख में मोदी जी के लिए विश्वास देखा है और परिवर्तन का दृढ़ संकल्प देखा है। एक बार मतदान शुरू होते ही उनको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ सुनिश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप क्या करेंगे? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह को कैसे आप सुधारेंगे? देखिए, हमने उत्तर प्रदेश में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को पूरा करने का वादा उत्तर प्रदेश की जनता के सामने किया है और हर गांव को तहसील मुख्यालय से बस से जोड़ने का भी वादा किया है। इसके साथ साथ हमने स्वास्थ्य सेवाओं को भी इम्प्रूव करने का वादा किया है। 108 की गांव में आज भी फोन करने के बाद 1.5 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं पहुंचती। इसकी डेंसिटी बढ़ाकर 10 मिनट के अंदर ही 15 मिनट के अंदर ही 108 की सभी सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश के अंदर पहुंचे, इस प्रकार का हम एक 108 एम्बुलेंस का जाल बुनना चाहते हैं। हम 25 नए मेडिकल कॉलेज के माध्यम से 6 एम्स के इक्वलेंट अस्पतालों के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में एक अस्पतालों का जाल बुनना चाहते हैं, जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति को उस अस्पतालों में अपने स्वास्थ्य लाभ कराने का मौका मिल पाए। अगर उत्तर प्रदेश से थोड़ा हटकर उत्तराखंड की ओर देखें, आपको वहां बीजेपी के जीतने की क्या संभावना दिखाई देती है? निश्चित रूप से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छे मार्जिन से बनने जा रही है। आप लोगों ने वहां पे भी कांग्रेस के काफी वरिष्ठ नेताओं को अपनी तरफ मिलाया, उससे आपको फायदा होगा? देखिए, मैंने आपको कहा है, एक प्रक्रिया है। एक पार्टी टूट रही है और अच्छे उसमें काम करने वाले लोग दूसरी ओर आ रहे हैं। आप इस प्रक्रिया को दल बदल के हिसाब से न देखिए। ये चुनाव के पहले हुई है प्रक्रिया, चुनाव के बाद नहीं हुई। सरकार बनाने के लिए आयाराम गयाराम नहीं हो रहा है। जो आए उनको लेकर हम जनता के सामने जाएंगे, जनता अपना फैसला सुनाएगी।
मगर ये प्रक्रिया को आया राम गया राम अगर कोई कहता है तो वो ठीक नहीं कर रहे हैं, जनता को भ्रांति फैलाने का काम कर रहे हैं। कहते हैं कि आज गोवा में कांटे की टक्कर है। आपको लोग कहते हैं कि अमित जी को, मनोहर पारिकर जी को वापस बुलाना पड़ा इस कठिन चुनाव के दौरान। क्या आप ये मानते हैं? नहीं, अभी पार्टी ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है कि मनोहर पर्रिकर जी वापिस जाएंगे, मगर हमने ये निश्चित कहा है कि अगर गोवा की जनता की ये भावना है, गोवा के विधायकों की भावना है, तो दोनों रास्ते ओपन है। हम दोनों रास्ते ओपन रखकर चुनाव में गए हैं। उसके बाद में जो लेजिस्लेटिव पार्टी बनेगी उसकी राय जानकर पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करेगा। मगर गोवा में हमारी परिस्थिति बहुत अच्छी है और हम पहली बार 5 साल की सरकार दिए हैं। पहले 10 साल में कांग्रेस ने 12 मुख्यमंत्री दिए थे। पूरे गोवा का विकास ठप होकर पड़ा था। आपके सिर्फ 2 थे। मगर 2 भी, एक मुख्यमंत्री यहाँ आया इसलिए, कोई टांग खिंचाई के कारण नहीं हुआ। एक मुख्यमंत्री यहाँ देश का रक्षा मंत्री बना इसलिए दूसरा आया है। पर्रिकर जी अगर ना आते तो पर्रिकर जी 5 साल समाप्त करते। पर्रिकर जी की यहाँ जरूरत थी, वो देश के रक्षा मंत्री बनकर आए हैं, इसलिए दूसरे का चयन पार्टी ने ही किया है और शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन हुआ है। और अगर जरूरत पड़ी तो वो वापस भी जा सकते हैं। ये मैंने कहा ना, ये ऑप्शन हमने ओपन रखा है। पंजाब चुनाव के बारे में आपका क्या ख्याल है? वहां पे कहते हैं कि कांग्रेस और आपकी बढ़त दिखाई देती है। क्या देखिए, अभी तो पंजाब में तीनों पार्टियां मेरे हिसाब से मध्य त्रिकोणीय मुकाबला है और भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल दमखम के साथ चुनाव के मैदान में है। बादल साहब जैसा एक प्रचंड प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हमारा उस चुनाव का नेतृत्व कर रहा है। बादल साहब सरीखे नेता, इतनी वरिष्ठ नेता देश में बहुत कम है। हम बातचीत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह जी के साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना आपसे नाराज है। इस बार कॉरपोरेशन और जिला परिषद के चुनाव अकेले लड़ रही है। क्या आपको लगता है स्टेट और सेंटर में इससे आपके कोई रिलेशंस में फर्क पड़ेगा? देखिए, हमारा फैसला नहीं है, ये शिवसेना पार्टी का फैसला है। हमारा मन खुला है। शिवसेना हमारा विश्वस्त साथी है और केंद्र में हम इनके साथ हैं। हमारी सरकार में वो हिस्सा है, महाराष्ट्र में भी हमारी सरकार का वो हिस्सा है। एक फ्रेंडली मैच हो रहा है, प्रदेश की जनता तय करेगी। तो आप कह रहे हैं कि एक छोटा मोटा मनमुटाव है, पर लंबे समय की कोई लड़ाई नहीं? मनमुटाव नहीं है। दोनों पार्टियों का अपने पार्टी के बारे में जो आकलन है, इसके बीच में अंतर है, मनमुटाव नहीं है। दोनों पार्टियों को अपनी अपनी स्ट्रेंथ पे भरोसा है, तब जनता फैसला करेगी। मगर उससे हमारे गठबंधन को बहुत बड़ी आंच आ जाएगी, मैं नहीं मानता। इस राउंड चुनाव के बाद आपका अगला बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होगा, गुजरात का चुनाव। आपको क्या लगता है गुजरात में क्या होगा भारतीय जनता पार्टी? अभी जो स्थानीय इकाइयों के चुनाव हुए, अभी जो उपचुनाव हुए, सब में भारतीय जनता पार्टी स्वीप किया और बहुत अच्छी पोजीशन में है भारतीय जनता पार्टी। 90 के बाद भारतीय जनता पार्टी कभी वहां चुनाव नहीं हारी जी। एक भी बार चुनाव हम नहीं हारे। तो आपको लगता है आपकी नई टीम फिर से जीतेगी इस बार? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 2/3 बहुमत के साथ बनेगी। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए 2019 के बारे में आपका क्या अनुमान है? अभी एक कोई अखबार का सर्वे आया था 2019 में, आज चुनाव अगर होता है तो एनडीए को 370 सीटें मिलती हैं और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत है। मगर आज 2019 नहीं है, 2.5 साल बाकी है। हम और मजबूत होंगे, देश का विकास कर कर, देश की सुरक्षा बढ़ाकर, देश को समृद्ध कर कर और देश के गरीब तबके के जीवन स्तर को ऊंचा उठाकर हम और मजबूत होंगे। और जन कल्याण का जो हमारा यज्ञ चल रहा है, मुझे विश्वास है राहुल जी की भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी। आज हमने देश में बहुत सारे गरीबों के जीवन स्तर को बदलने का काम किया, उनके एम्पावरमेंट का काम किया। एक गरीब महिला के घर में धुएं से भरी हुई झोपड़ी में गैस पहुंचता है तो उसका आनंद क्या होगा, वो वही जानती है। शौचालय नहीं है, घर की महिलाओं को सुबह 2 बजे उठकर बाहर शौच की क्रिया के लिए जाना पड़ेगा, तो क्या दिक्कत होती है वो घर ही जानता है। उसके घर के सामने शौचालय बनाने का हमारा प्रयास था।
आज तक किसी सरकार ने उसके घर में गैस का चूल्हा पहुंचाना, इसके घर में शौचालय पहुंचाना, उसके घर में भले एक जीरो का बल्ब भी पहुंचाना, एक लाइट पहुंचाना, ये जीवन को परिवर्तित करने वाली घटना है। दुर्भाग्य से 70 साल की आजादी के बाद भी 60 करोड़ लोगों के घर में बैंक अकाउंट नहीं थे। हमने वो बैंक अकाउंट पहुंचाकर उसको अर्थतंत्र से जोड़ने का काम किया है। मैं मानता हूं इसके नतीजे निश्चित रूप से अच्छे आएंगे और हमने बहुत पवित्रता से गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम, उनके एम्पावरमेंट का काम किया है और आगे भी 2.5 साल हमारे पास है, इसमें करते रहेंगे। मैंने आपको बहुत बार इंटरव्यू किया है पहले, आप चुनाव के पहले हरदम रिलैक्स से नजर आते हैं, तो मैं तो आज भी रिलैक्स हूँ भैया। तो इसका कोई खास राज? नहीं, कोई खास राज नहीं। देखिए, हम चुनाव को लोकतंत्र का एक महोत्सव मानकर लड़ते हैं। हमारी विचारधारा, हमारा एजेंडा, हमारे चुनाव घोषणा पत्र और हमारी कैडर के साथ हम चुनाव के मैदान में जाते हैं। हार जीत हमारे लिए बहुत मायने नहीं रखती है। हम परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स में मानते हैं। हम जाति की राजनीति में नहीं मानते, हम परिवारवाद की राजनीति में नहीं मानते। हम मानते हैं कि देश में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की राजनीति अब शुरू होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की राजनीति शुरू की है। अमित शाह का अगला मुकाम क्या होगा? क्या आप अगले 2019 के चुनाव में आप सरकार ज्वाइन करेंगे कि आप गुजरात वापस जाएंगे या किसी प्रदेश की राजनीति की बागडोर संभालेंगे? अभी कोई वो सोचने का सवाल नहीं। मेरा पहला दायित्व है कि 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी आज से भी अधिक बहुमत के साथ जीते। अमित जी, आपको हमें ज्वाइन करने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।